नमस्कार, आदाब, मैं शहर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सिद्दीपेट विधायक और पूर्व मंत्री टी हरीश राव के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत का फैसला बीआरएस नेता के लिए एक और कानूनी जीत का प्रतीक है। मामला जिसमें हरीश राव के चुनाव को वैध घोषित करने की मांग की गई थी, खारिज कर दिया गया है, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीआरएस नेताओं को निशाना बनाने के प्रयासों को झटका लगा। बीआरएस ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ अवैध और निराधार मामलों की एक श्रृंखला दर्ज करके प्रतिशोध की राजनीति में संलग्न होने का आरोप लगाया है। हालिया फोन टैपिंग मामले से लेकर अदालत द्वारा खारिज की गई चुनाव याचिका तक हरीश राव और उनकी पार्टी का दावा है कि ये कानूनी कार्रवाइयां राजनीति से प्रेरित हैं और असहमति को चुप करने के उद्देश्य से हैं। उर्दू पत्रकारिता की अगली आवाजों ने हालिया कैबिनेट विस्तार में किसी भी मुस्लिम प्रतिनिधि को शामिल नहीं करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार की कड़ी आलोचना की है। उर्दू प्रेस के अखबारों और पत्रकारों ने इस कदम को राज्य की 15% मुस्लिम आबादी के साथ स्पष्ट अन्याय बताया है। ये प्रतिक्रिया 8 जून को 3 नए मंत्रियों की शपथ लेने के बाद आई है, जिसमें से कोई भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जबकि सरकार ने कैबिनेट विस्तार को भी दिशा में एक कदम बताया। सामाजिक न्याय उर्दू मीडिया आउटलेट्स ने इस दावे की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मुसलमानों को छोड़कर सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उर्दू अखबारों ने कांग्रेस पार्टी के नारे जिसकी जितनी आबादी उतना हक में विरोधाभास को उजागर किया है, जिसमें बताया गया है कि जहां दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और ऊंची जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया, वहीं मुसलमानों को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है। काले विश्वम परियोजना के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस द्वारा की जा रही आलोचना का जवाब देते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने दोनों राष्ट्रीय दलों पर पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को बदनाम करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस किसी भी कीमत पर केसीआर को बदनाम करने के लिए एक ही एजेंडे के साथ काम कर रही है। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया है कि काले विश्वम परियोजना के निर्माण का निर्णय व्यक्तिगत नहीं बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया सामूहिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री इटाला राजेंद्र और टी हरीश राव ने भी स्पष्ट रूप से यही कहा था। उन्होंने कहा है कि ये सरकार का नीतिगत निर्णय था और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अधिकारियों और प्रशासनिक मशीनरी की है। परियोजना में कोई अनियमितता नहीं है, सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया गया और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी दूसरे देश में कोई नेता इस तरह की परियोजना पूरी कर लेता जिससे 45 लाख एकड़ जमीन को सिर्फ 4 साल में पानी मिल जाता तो उस देश के इतिहास में अमर हो जाता और उसे पुरस्कार और प्रशंसाओं से नवाजा जाता। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में काले विश्वम जैसी ऐतिहासिक परियोजना को राजनीतिक प्रतिशोध के लिए हथियार बनाया जा रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 3 मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर सस्पेंस जारी, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सोमवार को अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से एक बार फिर मुलाकात करने में विफल रहे। कई लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए मुख्यमंत्री अचानक दिन में ही राष्ट्रीय राजधानी पहुंच गए। उन्होंने शाम को एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की और विभागों के आवंटन समेत कुछ और मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गांधी भवन में अटकलें हैं कि आलाकमान 3 नए मंत्रियों को विभागों के आवंटन के अलावा मौजूदा विभागों में फेरबदल को भी मंजूरी दे सकता है। वरिष्ठ बीआरएस नेता शेख अब्दुल्ला सुहेल ने एक बार फिर राज्य मंत्रिमंडल से मुसलमानों को बाहर रखने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से राज्य की 15% मुस्लिम आबादी की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और ये तेलंगाना की गंगा जमनी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में सुहेल ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के जितनी आबादी उतना हक के वादे से दूर जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया है कि मुसलमानों ने उसे सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें कैबिनेट से बाहर करने का फैसला दिखाता है कि मुसलमानों को दरकिनार किया गया है। ये क्रेडिट भी रेवंत रेड्डी जी को जाता है, जिन्होंने मुस्लिम क़यादत कल पूरी ख़त्म कर दी थी। 16-17 महीने के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, मगर अफसोस रेवंत रेड्डी सरकार को, हाई कमांड कांग्रेस पार्टी को एक भी तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत नहीं मिला जो कैबिनेट में जिसे मिनिस्टर बनाया जाए। बात ये कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स की नहीं है, बात ये तेलंगाना के वक़ार की है। तेलंगाना में अक़लियतों का जो बिलखुलूस जो मुसलमानों का जो एक अहम किरदार है,
कल रेवंत रेड्डी सरकार वो खत को कम करने का आखिरी दौर खेला है। पूरे देश में एक बार फिर कोविड दस्तक दे रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड के 700 के पार पहुंच गए। एक ही दिन में कोरोना के 42 मरीज बढ़े हैं। वहीं दिल्ली में अभी तक कोरोना के 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 6,491, हालांकि अभी तक 6,661 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोविड के केस 600 पार पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में है। फिलहाल केरल में एक्टिव केस 1,957 है, गुजरात में 980, पश्चिम बंगाल में 747। इसी के चलते कोविड टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक दिल्ली में कोविड से 7 लोगों की मौत दर्ज की गई। गुजरात में 2 लोगों ने दम तोड़ा, कर्नाटक में 9 लोगों की मौत हुई, केरल में 15 लोगों की मौत हुई, मध्य प्रदेश में 2, वहीं महाराष्ट्र में 18 की मौत हुई है। विशालकाय और अथाह गहराई वाले समुद्र का सीना चीरते जहाज बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन जहाजों में जब आग लगती है तो इस पर सवार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अरब सागर में उस वक्त कल भयावह नजारा दिखा जब केरल तट से करीब 70 से 130 नॉटिकल मील दूर सिंगापुर का कंटेनर जहाज MV वानहे 503 अचानक आग की लपटों में घिर गया। कोलंबो से मुंबई जा रहे जहाज में विस्फोट हुआ और देखते ही देखते उसमें आग फैल गई। पूरा का पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। जहाज पर सवार क्रू के कई लोगों को बचा लिया गया है। जहाज पर लगी आग कितने भयावह है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक कार्गो शिप की आग बुझाने की मशक्कत जारी है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बताया कि आज जहाज के बीच के हिस्से से लेकर एकोमोडेशन ब्लॉक के सामने वाले कंटेनर तक आग और विस्फोट जारी है। हालांकि जहाज के आगे वाले बॉग में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। हालांकि घना धुआं अभी भी बरकरार है। केरल के विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक VD सतीसन ने आज कहा है कि आमतौर पर उपचुनाव में UDF के बाहर से कई पार्टियां, UDF के बाहर कई धार्मिक संगठन UDF और LDF का समर्थन करते थे। ये स्वाभाविक है। PDP अब्दुल नाजिर मेहदानी की पार्टी LDF का समर्थन कर रही है। LDF की पिछली सरकार ने दावा किया था कि वो एक चरमपंथी है और CPM शासन के तहत केरल पुलिस ने मेहदानी को पकड़ लिया और उन्हें तमिलनाडु पुलिस को सौंप दिया गया। अब उनकी पार्टी LDF का समर्थन कर रही है और उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है। AIADMK नेता EP पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर DMK सरकार की आलोचना की। उन्होंने हाल ही में 2 घटनाओं की ओर इशारा किया है। नमक्कल में एक बुजुर्ग महिला की हत्या और ताम्बरम में एक सरकारी गृह में कक्षा 8 की लड़की पर यौन उत्पीड़न का प्रयास। पलानीस्वामी ने कहा है कि ये अपराध दिखाते हैं कि राज्य में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। उन्होंने DMK सरकार को दोषी ठहराया और इसे पूरी तरह विफल बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के प्रभारी कर्मचारियों ने लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जो दर्शाता है कि अपराधी सरकार से डरते नहीं हैं। APS ने इसे जांचने के लिए पूरी पुलिस जांच की मांग की है कि क्या अन्य लड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन के नारे का भी मजाक उड़ाया है और कहा है कि तमिलनाडु में अपराध में शामिल केवल सर ही नियंत्रण से बाहर हैं। उन्होंने नमक्कल हत्या मामले में त्वरित गिरफ्तारी और ताम्बरम मामले में कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। चेन्नई में नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न पर DMK प्रवक्ता ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये व्यक्तिगत घटनाएं हैं जो व्यक्तिगत मानसिकता से उपजी हैं। अभी 2 दिन पहले ही AIADMK के एक सदस्य को एक लड़की का पीछा करते हुए पाया गया था और उसे तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया था। ऐसी घटनाएं चिंताजनक होते हुए भी व्यापक कानून और व्यवस्था की समस्या का संकेत नहीं है। पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें कानून के तहत परिणाम भुगतने पड़े। ऐसे भी मामलों में दोषियों को जवाबदेही ठहराया गया है। हर मामले को अलग अलग तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।